कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला यूके। ठीक है, देखिए हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यू हम लोग लगातार देखेंगे। पुलिस के पेपर तक हम लोग डेली सुबह शाम 7 बजे एक एमसीक्यू का क्विक रिवीजन मैं लेके आऊँगा आपके लिए। एक पूरा पेपर इसमें होगा जिसमें हम उत्तराखंड और जीएस को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग अपने शो को जिसका नाम द 7 AM PM शो है। जैसे कि शुरू करते हैं एक नई कोट के साथ जिसमें लिखा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने जब एक बार ठान लिया है तो बस केवल कोई हरा सकता है हमें, तो वो हम हैं खुद। इसके अलावा कोई परिस्थिति कोई विषमताएं हमें हरा नहीं सकती हैं। हमें पूरी पुरजोर कोशिश करनी है और अपने आप को इस बार एक सिलेक्शन देना है, अपने आप को नौकरी देनी है। जो भी लक्ष्य हमने स्थापित करे हैं उन सभी लक्ष्यों को हमें पार पाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मेरे साथ साथ आप लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं शुरू करता हूं। देखिए पहला सवाल हमारा जो है वो ये है कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है। ठीक, किस अखबार का कथन था? ये किस अखबार ने कहा था कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया? देखिए जो अल्मोड़ा अखबार था ये इसका कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार। और देखिए इसमें आप ध्यान रख सकते हैं अल्मोड़ा अखबार ने जब शुरुआत करी तो वो 1817 से शुरुआत करी और 1918 तक ये अखबार जो है वो चलता रहा। ठीक है, 1817 से 1918 तक ये अखबार आपका चलता रहा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा देखो यहीं पर मैं अगर आपसे बताना चाहूँ वो ये है कि अगर आप बात करेंगे कि इसके जो पहले संपादक थे वो बुद्धि वल्लभ पंत थे। इसके अलावा इनके अंतिम संपादक जो महोदय थे वो हमारे बद्रीदत्त पांडे साहब थे। ठीक, आप इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अल्मोड़ा अखबार है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, ये आपको मुझे बताना है। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, ये आपको सवाल मुझे बताना है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई? देखिए देहरादून के अंदर रेशम कीट फार्म की जो स्थापना बेटा वो 1958 में मानी जाती है, यह हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में थारू की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? लगभग देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी, 90% लोग लगभग थारू के कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं। चलिए मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखिए ईमानदारी से सवाल करना और मुझे जितने भी सवाल पूछ रहा हूँ उन सबका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य करें कि जो उत्तराखंड है उत्तराखंड की सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपने बताने हैं कि उत्तराखंड के सबसे बड़े और सबसे छोटे जनजातीय समूह कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि लैंसडाउन में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए लैंसडाउन में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप मुझे बताएंगे कि लैंसडाउन में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसा यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखो। लैंसडाउन में कूली अच्छा ये इसमें चलेगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, पेज बाई पेज कॉन्टिन्यूस इसमें देख लेंगे हम लोग। लैंसडाउन में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, हमारा सवाल ये है। देखिए आपने कूली एजेंसी के बारे में सुना होगा। कूली एजेंसी, अगर मैं इस सवाल का जवाब यहाँ पे दूँ तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912। इसके अलावा आपने देखो कूली एजेंसी के बारे में सुना है। कूली एजेंसी की जो शुरुआत होती है बेटा वो 1908 में होती है, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ भी है। 1908 में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? पौड़ी में, और पौड़ी में एक जगह पड़ती है द्वारखाल, वहाँ से शुरुआत होती है। इसके अलावा मेरा सवाल आपसे ये है कि रुद्रप्रयाग में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई? मेरा सवाल क्या है कि रुद्रप्रयाग में कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताना आप मुझे जरूर। ठीक, अगला सवाल है कि अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है? देखो बेटा अन्नकूट मेला जो लगता है वो हमारे धाम में लगता है। हमसे ये भी पूछा जाता था, जो केदारनाथ धाम है वहीं पर अन्नकूट मेला लगता है। और केदारनाथ धाम कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। और केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर, ये आपने बताना है। और देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ इसका सही आंसर हो जाएगा। और जोशीमठ के पास ही एक साहसी खेल स्थान है जो ओली है, वो जोशीमठ के पास में ही पड़ता है, ध्यान रखना। चमोली में पड़ता है जोशीमठ, इंपॉर्टेंट। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई है, तो ये हमें बताना है। तो ये बेटा 1858 के आसपास है जब ये मेथोडिस्ट चर्च जो है वो बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा? देखिए 26 भी मिल जाएगा, कभी कभी 19 भी मिल सकता है। तो ध्यान रख लेंगे जो ट्रेल साहब का 80 साला बंदोबस्त था 1823 में, ये इसका सही आंसर होगा। और इस बंदोबस्त के बाद यहाँ ट्रेल साहब ने भूमि को जो वो 26, 19, 24 इस तरीके से अलग अलग राइटर ने अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है, उसमें बांटा था, अलग अलग परगनों में बांटा गया था। अगला सवाल कि कण्वा आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? देखिए कण्वा आश्रम बेटा हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और कण्वा आश्रम देखिए इंपॉर्टेंट है। कण्वा आश्रम किससे जुड़ा है? शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उससे कण्वा आश्रम जुड़ा है। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर बसा है? वो मालिनी नदी के तट पर बसा है, ठीक है, जिसे मालन या मालिनी नदी बोलते हैं, इसके तट पर बसा है कण्वा आश्रम। आगे बढ़े, तराई पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? देखिए आपने बताना कि जो तराई पुनर्गठन अधिनियम है वो कब आया था बेटा? वो 1892 इसका सही आंसर हो जाएगा, तराई पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट कब जारी की गई? देखिए बहुत आसान सवाल है। राज्य में जो पहली एचडीआई रिपोर्ट जारी करी गई वो 2019 में जारी करी गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ध्यान रखिएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब की थी? ठीक है, सबसे पहली बात कि विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला है कहाँ पे बेटा? तो ये है आपकी अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है, कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। दूसरी बात इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बेटा देखो फंसना नहीं है कि 36 यहाँ आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा अभी बताता हूँ। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी उस समय। और ये उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? विवेकानंद लेबोरेटरी हुआ करता था। 1936 में फिर ये कहाँ पर हुई? यहाँ पर स्थानांतरित करी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। ये स्थापना नहीं है, 36 में स्थानांतरित करी गई है। स्थापना का वर्ष क्या है? 1924 है मेरे प्यारों, ठीक है। देखो अगला, अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। इन्हें 2005 का जो पद्मश्री दिया गया था, जो मार्च 2006 में इन्हें प्रदान किया गया था। इसके अलावा अनिल प्रसाद जोशी क्या हैं? एक आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या पर्यावरणविद हैं। क्या हैं? पर्यावरणविद हैं हमारे। तो ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसके मुख्यालय को हमें बताना बेटा। इसका मुख्यालय है आपका पौड़ी के अंदर। अच्छा सवाल है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे मुख्यालय? पौड़ी के अंदर इसका मुख्यालय। राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में करी गई है? देखिए राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना जो हुई है वो कहाँ हुई है? टिहरी में हुई है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल अकादमी की स्थापना बच्चे अगर वर्ष आपसे पूछा जाए तो वर्ष हो जाएगा 2014, ठीक है। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। मैल्कम हैली गो बैक का नारा किस सभा में दिया गया? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था सिल्क का सुधार आंदोलन, वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी अमन सभा, और उसमें बताया था मैल्कम हैली गो बैक का नारा लगाया गया था। अब बात ये आती है कि ये किसने लगाया, तो आप बता सकते हैं जो जयानंद भारती जी थे। जयानंद भारती जो कुली बेगार आंदोलन के क्या हैं? प्रणेता भी हैं, उन्होंने ही ये नारा लगाया गया था। इसमें हुआ क्या था कि अमन सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1930 में हुई थी लैंसडाउन के अंदर, और जो कांग्रेस के विपक्षी लोग थे उन लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे मैल्कम हैली, वो यहाँ दौरे पे आए थे, तब जाकर के ये नारा लगा था। देखिए लंबी बात है, मैं क्लासेस में आपको बता दूंगा, जो हमारी क्लासेस चलती हैं कंटिन्यू उत्तराखंड की क्लास है, वहाँ पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि ये अमन सभा में लगा था और जयानंद भारती जी थे, इन्होंने ये नारे लगाए थे। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं? देखिए जो रामनगर आपका है इसे पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना। श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था? बेटा गढ़ का अभिमन्यु ने कहा था बद्रीदत्त पांडे साहब ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बद्रीदत्त पांडे जी ने इन्हें गढ़ का अभिमन्यु कह के संबोधित करा था। अगला है चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? देखिए बढ़िया है बेटा, चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है बच्चे? ये विकास नगर जो पड़ता है आपका देहरादून के अंदर, ये इसका प्राचीन नाम है। अगला है कि मुनसा भोटे जनजाति का कौन सा आवास है? देखिए मुनसा जो होते हैं वो कौन सा होते हैं? वो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं भोटे जनजाति के। आपने देखा कि अर्ध घुमंतु जातु है, घूमती रहती है, शीत प्रवास करती है, क्या ऋतु प्रवास करती है, जिसमें से मुनसा बोलते हैं किसे? ग्रीष्मकालीन इनके आवास को। अगला सवाल है कि घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, जो वैकेट साहब थे, वैकेट साहब ने घराट जो होते थे उन पर टैक्स लगाने का सुझाव इन्होंने दिया था, ठीक है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? इस आसान सवाल शायद मुझे नहीं लगता कोई होगा, ये आपका बसंत देव हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। अठूर विद्रोह किस टिड्डी नरेश के समय हुआ था? देखिए अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में मिल सकता है। तो ये
सुदर्शन शाह के समय में हुआ था। ठीक है, टिहरी रियासत की स्थापना इन्होंने करी थी 1815 में, 28-30 दिसंबर 1815। मजखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है, आपने बताना है मजखाली बुग्याल के बारे में। तो ये बेटा मेरे अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए यहाँ पूछा गया अगला सवाल कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो बेटा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो हो जाएगा मिलम। ठीक है, ध्यान रखना, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या हो जाएगा, मिलम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि आपका गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। उत्तराखंड का नंबर 2 ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, वो पिंडारी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात को ढंग से समझना, क्योंकि पिंडारी आपका जो आप PCM समझ सकते हैं, PCM ये नहीं PCB बागेश्वर और चमोली में पड़ता है, इसलिए ये कुमाऊं क्षेत्र का आपका सबसे बड़ा नहीं बनता, क्योंकि इसका कुछ क्षेत्र किसमें पड़ता है, चमोली में भी पड़ता है, तो ये गढ़वाल मंडल में चला जाता है वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है। देखिए 5 प्रयागों में अगर हम बात करेंगे, पहला प्रयाग बेटा वो हमारा विष्णु प्रयाग होगा। ठीक है, 5 प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा होगा, विष्णु प्रयाग होगा। केशव प्रयाग को 5 प्रयाग बोल देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयाग जो हैं, स्पेशली 5 प्रयाग की बात हो रही है, उनमें पहला प्रयाग कौन सा होगा, वो विष्णु प्रयाग ही होगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा का संगम किससे होता है, आपका अलकनंदा से होता है, ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड में 3 टिक्की प्रथा है, 3 टिक्की कह लो, 3 टिकटी भी बोलते हैं इसे बेटा, 3 टिकटी प्रथा। ठीक है, 3 टिकटी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो बेटा ये थारू से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थारू से मैंने डिटेल में समझाया था आपको, अगर याद होगा तो ABCD करके इसका विवाह से है ना, तो ध्यान रख सकते हैं आप उस बात को। बाकी मैंने क्लास करी है जनजातियों की, आप उसमें जा करके देखते हैं, पूरे आपकी क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ध्यान रखेंगे। मैंने डिटेल में आपको जनजातियाँ अपने चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ पर पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, उत्तराखंड को निकालिएगा। रावण की तपस्थली जो बैरासकुंड है वो किस जनपद में है, ये आपने बताना बेटा। तो वो किस जनपद में है बैरासकुंड, अच्छा सवाल बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये बच्चे होता है चमोली के अंदर। ठीक है, चमोली में बैरासकुंड है। चमोली में आपने 5 प्रयागों में एक प्रयाग देखा है, नंद प्रयाग। कौन सा, नंद प्रयाग। और उस नंद प्रयाग में अगर आप बात करेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र में आपको बैरासकुंड मिलेगा, ऐसी मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव को रावण ने अपने 10 सिर जो थे वो अर्पित करे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा नंदाकिनी में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलेंगी, ये बात आप मुझे मतलब नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, देखिए आप सारे सवालों का जवाब करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, देखो गोरखों के समय जो मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे, उसे वो गुंठ भूमि बोली जाती थी, ध्यान रखेंगे। उसे क्या बोलते थे, गुंठ भूमि बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मंदिर को दान दी जाने वाली भूमि। ठीक है, उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन से, बढ़िया सवाल है। देखो कई बार ये पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है कि उत्तराखंड के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। लेटेस्ट बात कर रहा हूँ बेटा मेरे, तो चंद्रशेखर भट्ट जी हैं। ठीक है, चंद्रशेखर भट्ट जी हैं जो इस समय क्या है, हमारे उत्तराखंड के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, उत्तराखंड की 4थी विधानसभा में महिलाओं की संख्या उपचुनाव के बाद भी कितनी थी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या आपको मिलेगी बच्चे, वो 7 थी। कितनी, 7। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा, बहुत आसान, इसका तो हो नहीं सकता, वो कौन सा है, वो ढोल है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि ये राज्य वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित करा गया या कब से इसे राज्य वाद्य यंत्र जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रहे हैं। SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, सबसे ज़्यादा किस में बेटा मेरे, तो वो हरिद्वार में आरक्षित है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं, कितनी है बच्चे, वो 3 है। ठीक है, अच्छा बताइए कुल हरिद्वार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुल विधानसभा सीटें हरिद्वार में कितनी हैं। और चलिए मैं जिस विधानसभा सीट से बिलोंग करता हूँ वो है लक्सर, तो आपको ये भी बताना है कि लक्सर विधानसभा सीट से, या ऐसा करिए कि आप जिस जिस विधानसभा सीट से हैं और जो जो हमारी वीडियो देख रहा है, क्लास देख रहा है, वो अपने अपने विधायक जी का नाम डालिए। आप जिस भी सीट से, जैसे मैं लक्सर से हूँ तो लक्सर से
हमारे विधायक जी कौन है, वो ये कौन है, ये हमारे बीएसपी के हैं, ठीक है, बीएसपी के हैं हमारे। तो आप ध्यान रखेंगे। तो आप भी मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में वो बता देंगे। शहजाद जी हैं हमारे विधायक, कौन है, शहजाद जी, ठीक है, शहजाद जी। तो हडलक्सर सीट से। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके अपने समय के मतलब आपके विधानसभा सीट से कौन विधायक है, वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखो, नागकटी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है, बहुत आसान सवाल है, कई बार आपने इसे देखा भी होगा। तो वो है रानी कर्णावती, जो है वो क्या है, नागकटी नाम रानी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, नागकटी रानी या नागकटी रानी, ठीक है। अगला सवाल है कि टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ। तो ये हुआ 1 अगस्त 1949। देखिए दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ये भी ऑप्शन सेम है और ये भी ऑप्शन सेम है, गड़बड़ हो गई होगी तो ये कुछ और डालना चाह रहे होंगे। तो आप हम इसे कुछ भी मान लें, बी मान लो, सी मान लो, दोनों ही यहाँ पे क्या है, वो सही हैं, ठीक है। राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये आपको बनाना है बेटा। तो वो कौन से हैं, वो आपके 5 ऐसे जनपद हैं जो सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा CPU और CPU मैंने शायद आपको बताया भी था कि याद रखिए। पी मतलब इसे पिथौरागढ़ कॉमन है, इधर आप याद रख सकते हैं, चीन से चमेली और आपका, ठीक है, चमोली जो है वो चीन के साथ सीमा यहाँ पर निर्धारित करता है, ठीक है। नीचे उधम सिंह नगर है और आपका चंपावत है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है बेटा। तो देखिए मंदाकिनी जाकर के किस में मिलती है, वो अलकनंदा में मिलते हैं। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे कौन सा प्रयाग देखने को मिलता है, ठीक है, बताइएगा ज़रूर कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे कौन सा प्रयाग जो है वो देखने को मिलता है। उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते हैं। तो बेटा मेरे इसका सही आंसर हो जाएगा टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी का दूसरा नाम है तमसा। कहा जाता है कि तमसा नदी जो है उसे अश्रु से निर्मित नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि दुर्योधन यहाँ का स्थानीय देवता भी है, दुर्योधन को यहाँ के लोग बहुत मानते भी थे और दुर्योधन की याद में रोए और कहते हैं कि इतना रोए कि वहाँ एक आंसुओं से नदी बन गई, जिसे टॉन्स या तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, आपने सबसे को पता ही है, 260.5 जो है वो मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है, कितनी, 260.5 मीटर। अगला सवाल है, स्वामी राम तीर्थ की तपोस्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष जल में पूर्ण तरह डूब गई। तो देखिए इसका आंसर आपको शायद कुछ अलग अलग मिल जाए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या है, 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने सारे सवाल देखे, आई थिंक आपको बात को समझ में आई होगी। तो देखिए मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और लगातार काम करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।